Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our second lecture on the topic of hypertension, and we have already completed the definition of hypertension as per JNC 7 guideline, and classification of hypertension as well as pathophysiology of the hypertension. Now we are coming to the topic of complications of hypertension. Now if we talk about the complication of hypertension, so now untreated systemic hypertension regardless of cause results in inflammation and necrosis of the arterioles and narrowing of the blood vessels and restriction of the blood flow to the major organs. So the important thing is that untreated hypertension, untreated systemic hypertension or uncontrolled hypertension regardless of cause results in inflammation of the arterioles, and when inflammation is continuous then it will lead to necrosis of the arteriole. Once the necrosis occur, then the blood vessels are narrow और blood flow is also restricted to the major organ, और उसके नतीजे में जो होगा, जो बॉडी के जो मेजर ऑर्गन होंगे वो अफेक्टेड होंगे. लाइक फॉर एग्जांपल हार्ट हो गया, किडनी हो गई, आई हो गई, ब्रेन हो गया. When the blood flow is severely compromised, target or organ damage ensures. अब टेबल 33.3 पे हम देखते हैं कि ये जो डैमेज होगा वो किस तरह से होगा. Here is table 33.3, that is target organ damage associated with hypertension. अब इसमें organ system and findings and basic findings and the system. सबसे पहले cardiovascular system. When the blood pressure is persistently 140 or above systolic or 90 or more than 90 diastolic, then it will cause constricted arterioles causing abnormal restricted blood flow. जब ये प्रोसेस, जब ये कंसिस्टेंटली ऐसा होगा तो लाजमी बात है कि इस रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो की वजह से बहुत सारे मेजर ऑर्गन और हार्ट में भी, जो हार्ट को खुद को ब्लड चाहिए कोरोनरी आर्टरी के ज़रिए, वो कम मिलेगा. Then as a result of this, angina pain will occur, left ventricular hypertrophy, dyspnea on exertion and edema of extremities. ये जो होगा वो सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे. एंजाइना हो रहा है तो इसका मतलब है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ डेवलप हो रही है, मीन्स इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टूवर्ड द कोरोनरी वैस्कुलेचर. लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, डिस्निया ऑन एक्सर्शन मीन्स हार्ट फेलियर. एडिमा ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू डिफरेंट ऑर्गन्स, ये भी हो रहा है. न्यूरोलॉजिकल, ये भी अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती हैं. सीवियर ऑक्सीपिटल हेडेक विद नोजिया एंड वोमिटिंग, ड्राउजीनेस, एंजाइटी एंड मेंटल इम्पेयरमेंट, ये तमाम प्रॉब्लम्स जो होंगे वो अगर ब्लड फ्लो टूवर्ड्स ब्रेन वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा. ऑक्सीपिटल हेडेक मीन्स ऑक्सीपिटल रीजन जो है ब्रेन का, वहाँ पर शदीद किस्म का दर्द होगा. वेसल्स डैमेज विद द ब्रेन, within brain characteristics of dizziness, severe mental impairment, hypertension resulting in the transient ischemic attacks, यानी temporary ischemic attack भी आ सकते हैं, वक्ती तौर पे वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, तो ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में. रीनल किडनी की बात करें, पॉलीयूरिया, नॉक्टूरिया, डिमिनिश एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन, प्रोटीन एंड रेड ब्लड सेल्स इन यूरिन, एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन, ये सब जो होंगे ये प्रॉब्लम रीनल डैमेज की वजह से होंगे. आर्टीरियोलर नेफ्रोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ आर्टीरियोल्स विद इन द किडनी, ये हो रहा होगा वही इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस की वजह से जो वो आर्टरीज जो कि किडनी की तरफ जा रही हैं. ऑक्यूलर यानी आई में रेटिनल हैमरेज एंड एक्सुडेट्स एंड पेरिफेरल वैस्कुलर डैमेज टू द आर्टीरियोल्स टू सप्लाई टू द दैट सप्लाई द रेटिना, वो जो रेटिना को ब्लड सप्लाई करती है वो डैमेज होगी. एब्सेंस ऑफ पल्सेस इन एक्सट्रीमिटीज़ और विदाउट इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन्यूरिज्म, तो एन्यूरिज्म भी होगा और इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन भी होगी. ये सब ब्लड वेसल्स की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की वजह से होंगी. तो आप ये देखें कि वो इंडिविजुअल या वो पेशेंट्स जो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रखते, तो उनको जो है ये कॉम्प्लिकेशन होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, एंजाइना, हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, सेरेब्रल इस्कीमिक अटैक, सेरेब्रल स्ट्रोक, किडनी फेलियर में या रेटिनल हैमरेज में वो चले जाते हैं. और किस वजह से जाते हैं? बिकॉज दे आर नॉट कंट्रोलिंग देयर ब्लड प्रेशर, और वो अपनी जो दवा है वो ब्लड प्रेशर की वो टाइमली नहीं ले रहे.
अब टेबल हमने कंप्लीट कर लिया। टेबल के बाद हम आते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल, इसमें देख लेते हैं कि कार्डिक इफेक्ट्स में क्या होगा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्डिक रीमॉडलिंग, मीन्स वहाँ के जो मसल्स होंगे वेंट्रिकुलर जो मायोकार्डिया है वो जो होंगे वो उनमें जो है शेप में चेंज आ जाएगा, जिसको रीमॉडलिंग कहा जाता है। एक्चुअली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कंपनसेट फॉर द इंक्रीज कार्डिक वर्कलोड। और ये हाइपरट्रॉफी क्यों हो रही है? क्योंकि हार्ट पे लोड बढ़ा हुआ है, क्योंकि वेनस रिटर्न ज़्यादा आ रहा है तो उसको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ रही है, उसको जो भी वेनस रिटर्न है उसको आर्टरीज में पुश करने के लिए। तो वो मुसलसल वो प्रेशर रहने की वजह से मायोकार्डिया में जो है वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी इंक्रीज इन साइज हो जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर अकर, और जब हाइपरट्रॉफी होगी तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर होंगे। इंक्रीज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट टू एनलार्ज हार्ट, लाजिमी बात है जब मायोकार्डिया का साइज़ बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको जो होगा वो ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, और ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं हो पाएगी तो फिर एंजाइना पेन यानी एंजाइना पेक्टोरिस होगा। हाइपरटेंशन कैन बी कॉज बाय एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी जैसे जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस यानी जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज बढ़ती चली जाएगी, लाइक फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डाइट, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, वेजोकंस्ट्रिक्शन वैसे ही हो रहा है, और वहाँ पर कोरोनरी आर्टरी में जो है वो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिट हो रहा है, तो वो और नैरो करेगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। एथेरोमेटस लेजन इन द कोरोनरी आर्टरीज लीड टू डिक्रीज ब्लड फ्लो, वहाँ पर एथेरोमा बन सकता है, मीन्स ब्लड क्लॉट हो सकता है, जिससे डिक्रीज ब्लड फ्लो फर्दर हो जाएगा, रिजल्टिंग इन एंजाइना पेक्टोरिस। एमआई भी हो सकता है, सडन एंड डेथ में एंश्योर, और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है, और अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। तो ये सब प्रॉब्लम कब हो सकती हैं पेशेंट को? व्हेन द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज़ नॉट अंडर कंट्रोल। रीनल इफेक्ट, किडनी की बात करें, डिक्रीज ब्लड फ्लो leads to increase in renin aldosterone secretion which heightens the reabsorption of sodium and water and increases the blood flow. वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड फ्लो टूवर्ड्स किडनी कम हो गया, तो किडनी ये समझेगी शायद ब्लड वॉल्यूम कम है, तो वो रेनिन एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करेगी, जिसके नतीजे में क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम, जिससे फर्दर प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ब्लड प्रेशर और इंक्रीज होगा। इसके अलावा एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस decreases the oxygen supply leading to renal parenchymal damage with decreased filtration capacity and azotemia। अच्छा, जो किडनी की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी जो है वो डिपोजिशन होगी, जिसके नतीजे में रीनल पैरेन्काइमल यानी रीनल जो किडनी सेल्स हैं वो डैमेज होंगे, फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटी किडनी की कम होती जाएगी, और एजोटीमिया यानी नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी सीरम क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। The atherosclerosis also decreases the blood flow to the renal arteriole, leading to nephrosclerosis and ultimately renal failure, acute as well as chronic। तो पेशेंट जो है वो acute renal failure में भी जा सकता है और chronic में भी जा सकता है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर acute renal failure में, और अगर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है यानी कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और पेशेंट दवा नहीं ले रहा है और केयर नहीं कर रहा है, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रख रहा है, तो फिर जो होगा वो आहिस्ता आहिस्ता किडनी डैमेज होगी, जिसको हम क्रॉनिक रीनल फेलियर कहेंगे। सेरेब्रल इफेक्ट की अगर हम बात करें, डिक्रीज ब्लड फ्लो, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई एंड वीकेंड ब्लड वेसल्स वॉल्स लीड टू ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एन्यूरिज्म विद हैमरेज। और ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें एन्यूरिज्म होगा और हैमरेज पॉसिबल हो सकता है। एन्यूरिज्म ये होता है कि ब्लड वेसल्स में किसी साइड से बल्ज आउट हो जाती है और वहाँ से उसके जो वॉल्स हैं वो वीक हो जाती है और वहाँ से किसी भी वक्त वो रप्चर होके ब्लड को यानी ब्लड हैमरेज हो सकता है, दैट इज़ एन्यूरिज्म। तो लाजमी बात है अगर ये होगा ब्रेन में तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगी, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक भी आएंगे, और थ्रोम्बोसिस हो गया तो फिर पैरालिसिस यानी ड्यू टू स्ट्रोक पैरालिसिस भी हो सकता है। देयर आर ऑल्ट्रेशन इन दी मोबिलिटी, वीकनेस एंड पैरालिसिस एंड मेमोरी डेफिसिट्स, जिसके नतीजे में ये होगा जब ब्लड सप्लाई यानी ऑक्सीजन कम होगी ब्रेन में तो उसके नतीजे में पेशेंट की मोबिलिटी यानी जो फंक्शनल कैपेबिलिटी है पूरी बॉडी की वो भी कम होगी, वीकनेस होगी, और बहुत ज़्यादा हो गया तो ये इसके नतीजे में जो है वो पैरालिसिस भी हो सकता है और मेमोरी इम्पेयरमेंट भी हो सकते हैं। रेटिनल डिफेक्ट्स की बात करें, आई में डिक्रीज ब्लड फ्लो with the retinal vascular sclerosis and increased arteriolar pressure
with appearance of exudates and hemorrhage results in visual defects. तो decreased blood flow और फिर रेटिनल वैस्कुलर स्क्लेरोसिस, वहाँ पे फिर वैसोकंस्ट्रक्शन भी हो रही है, डिपॉजिट भी हो रही है, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर वहाँ पे बढ़ेगा, एक्सुडेट्स रिलीज़ होंगे और हेमरेज होगा और विजुअल डिफेक्ट्स आएंगे, जिसमें ब्लड विजन, स्पॉट्स और ब्लाइंडनेस भी सीवियर केसेस में हो सकता है। तो ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हो सकती हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को जब होंगी जब उसका ब्लड प्रेशर या तो अनट्रीटेड है या फिर अनकंट्रोल्ड है, यानी अगर वो दवा ले रहा है लेकिन पाबंदी से नहीं ले रहा और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में नहीं रख रहा। नाउ वी विल डिस्कस पर्टिकुलरली सेकेंडरी हाइपरटेंशन, यानी वो हाइपरटेंशन जो कि जिसकी कोई सेकेंडरी कॉज होगी। क्लिनिकल इवैल्यूएशन, बिकॉज मोस्ट पेशेंट्स प्रेजेंटिंग विद हाई ब्लड प्रेशर हैव प्राइमरी रादर देन सेकेंडरी हाइपरटेंशन, एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग इज़ अनवारंटेड। तो अनवारंटेड इसलिए कि क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट, मोर देन 90% पेशेंट जो होते हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के होते हैं रादर देन सेकेंडरी हाइपरटेंशन, लेकिन फिर भी स्क्रीनिंग ज़रूरी है। ए थॉरो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन फॉलोड बाय एन एवेल्यूएशन ऑफ कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट शुड रूल आउट मोस्ट केसेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो ज़्यादातर ये देख लीजिए कि रूल आउट कर लें कि पेशेंट को कोई सेकेंडरी कॉज तो नहीं है, पेशेंट की हिस्ट्री लेके फिजिकल एग्जामिनेशन करके एंड कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं, ताकि ये चेक कर लें कि कोई सेकेंडरी कॉज तो नहीं है, क्योंकि अगर सेकेंडरी कॉज है तो फिर फ़ायदा नहीं होगा उसको मेडिकेशंस देने का, बल्कि वो सेकेंडरी कॉज को एड्रेस करने की ज़रूरत है। पेशेंट एज, लाइक फॉर एग्जांपल प्राइमरी हाइपरटेंशन इज़ नॉर्मली सीन इन बिटवीन 30 to 55 years. Age and sudden onset of worsening hypertension and blood pressure elevating, not responding to treatment are findings consistent with hypertension। जैसे मैंने बताया कि फ़ायदा नहीं होगा उस मरीज़ को जिसको हम ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं और उसको कोई सेकेंडरी कॉज है, तो ड्रग से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इफ़ ए सेकेंडरी कॉज इज़ नॉट फाउंड देन द पेशेंट इज़ कंसिडर्ड टू हैव एसेंशियल हाइपरटेंशन और प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो अगर तमाम टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं और ये कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को कोई सेकेंडरी कॉज नहीं है, तो उस सूरत में फिर पेशेंट को जो होगा वो एसेंशियल हाइपरटेंशन होगा, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी हाइपरटेंशन। ए पेशेंट्स हिस्ट्री एंड अदर फिजिकल फाइंडिंग सजेस्ट एन अंडरलाइंग कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे और टेस्ट करवाएंगे, लेबॉर्ट्री टेस्ट कराएंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को प्राइमरी हाइपरटेंशन है यानी एसेंशियल है या सेकेंडरी है। फॉर एग्जांपल वेट गेन, मून फेस यानी मून लाइक फेस, ट्रंकल ओबिसिटी यानी जो एब्डोमिनल ओबिसिटी, ट्रंक जो वहाँ पे ओबिसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन की सॉफ्टनिंग और पोरस बोन, पर्पल स्ट्राई ऑन स्किन, हिर्सुटिज्म मीन्स एक्सेसिव हेयर ऑन द स्किन, हाइपोकैलीमिया, डायबिटीज़ एंड इंक्रीज प्लाज्मा कॉर्टिसोल में साइन कशिंग सिंड्रोम। तो ये रिप्रेजेंट होगा कि कॉर्टिसोल लेवल हाई है, कशिंग सिंड्रोम है और इसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि जो कॉर्टिसोल जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और वो फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाता है और बॉडी में वाटर को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये किडनी का इशू होगा बेसिकली, कशिंग सिंड्रोम, यानी किडनी की वजह से फिर ये ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कशिंग सिंड्रोम कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से। वेट लॉस, एपिसोडिक फ्लशिंग, डायाफोरेसिस यानी एक्सेसिव स्वेटिंग, इंक्रीज यूरिनरी कैटेकोलामाइंस, अगर यूरिन में कैटेकोलामाइन और उसके मेटाबोलाइट ज़्यादा आ रहे हैं, हेडेक एंड इंटरमिटेंट हाइपरटेंशन, ट्रेमर्स यानी हाथों में जो कपकापाहट होती है, एंड पैल्पिटेशन सजेस्ट फ्यू क्रोमोसाइटोमा विच इज़ कैंसर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, जिससे एड्रिनल ग्लैंड के इस कैंसर की वजह से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होता है, जो कि हाइपरटेंशन का रीज़न बन रहा होता है। तो ये भी कॉज हो सकती है, तो इस केस में सर्जरी करके एड्रिनल ग्लैंड को रिमूवल किया जाएगा। इसके अलावा स्टीरॉइड्स और ईस्ट्रोजन इनटेक इंक्लूडिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बिकॉज दे आर ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ ईस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टिन। इसके अलावा नॉन स्टीरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, nasal decongestants, tricyclic antidepressants, appetite suppressants, and cyclosporin, erythropoietin, and monoamine oxidase inhibitors suggest drug-induced hypertension। तो ये ड्रग इंड्यूस स्टीरॉइड हो गए, एस्ट्रोजन हो गए, एनसेड्स हो गई जो पेन किलर भी हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं,
नेजल डीकंजेस्टेंट्स हो गए बिकॉज दे इंक्रीजेज द कैटिकोलामाइन लेवल्स। ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स ये भी नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ाते हैं। एपिटाइट सप्रेसेंट्स ये भी जो बायोअमाइंस हैं उनको बढ़ाते हैं। साइक्लोस्पोरिन, एरिथ्रोपोइटिन क्योंकि ये आरबीसी की क्वांटिटी को बढ़ाता है और ब्लड को ये विस्कस करता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ती है। इसके अलावा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ये भी जो है बायोअमाइंस की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, तो ये भी वेजोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये ड्रग भी इसका रीजंस हो सकती हैं। इसके अलावा रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन लेवल, नॉक्टोरिया, हेमेटोरिया यानी रात के टाइम जो है यूरिन ज़्यादा आना, हेमेटोरिया यानी ब्लड आना यूरिन में, पेन ऑन यूरिनेटिंग में सिग्निफाई रीनल इन्वॉल्वमेंट विच इज़ कॉल्ड क्रॉनिक किडनी डिजीज़। तो ये फिर किडनी डिजीज़ का इशू है। इसके अलावा एब्डोमिनल ब्रूट्स, recent onset and accelerated hypertension indicated renal artery stenosis which is called renovascular disease। ब्रूट जो है, ब्रूट इज ए साउंड, तो वो जो है अगर रीनल आर्टरी में स्टेनोसिस हो तो ब्रूट साउंड जो है वो स्टेथोस्कोप से सुनाई देती है, जिससे जो फिजिशियंस होते हैं वो डायग्नोस कर लेते हैं कि इसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है। फर्दर कन्फर्मेशन इमेजिंग स्टडीज़ के ज़रिए हो जाता है। अच्छा मसल क्रैम्प्स अगर हो रहे हैं, वीकनेस हो रही है, एक्सेस यूरिनेशन है, आइसोलेटेड हाइपोकैलेमिया में सजेस्ट प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म यानी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म यानी एल्डोस्टेरॉन लेवल बहुत ज़्यादा है और वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। स्लीप एपनिया अगर हो रहा है यानी सोते में जो है वो सांस बंद रुक जाना, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, इट इज़ ए narrowing or then the blockage abnormality in aorta, major aorta, thyroid disease and parathyroid disease have been included in JNC7 as additional secondary cause of hypertension। तो ये तमाम वो causes हैं जो कि possible हो सकती हैं secondary hypertension की, जिसकी वजह से जो है वो हम ये कह सकते हैं कि ये patient जो है वो इसको essential hypertension नहीं है बल्कि secondary hypertension है। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स की बात करें अगर हम, क्योंकि हमने बात की थी ना फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके अलावा जो है वो हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन एलिवेशन सजेस्ट रीनल डिजीज़। अगर ये बढ़ा हुआ है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वन, क्रिएटिन लेवल भी बढ़ा हुआ है, तो इससे पता चल रहा है कि रीनल डिजीज़ है। इसके अलावा इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कैटिकोलामाइन और इट्स मेटाबोलाइट लाइक वेनिलाइल मैंडेलिक एसिड और मेटानेफ्रिन कन्फर्म फ्यूक्रोमोसाइटोमा अगर यूरिन में ये आ रहा है। सीरम पोटेशियम एवेल्यूएशन रिवीलिंग हाइपोकैलेमिया सजेस्ट प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म और कशिंग सिंड्रोम भी हो सकती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर हम बात करें तो रीनल आर्टेरियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और रीनल वेनोग्राफी ये की जा सकती है, वही इमेजिंग टेक्निक्स हैं ये सारी। शो एविडेंस ऑफ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि फर्दर कन्फर्मेशन ब्रूट के अलावा जो इमेजिंग की जाएगी, इमेजिंग टेक्निक जो है ये आर्टीरियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड या वेनोग्राफी, उससे हमें फर्दर कन्फर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस हो जाएगा। इसके अलावा ईसीजी में रिवील लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और इस्कीमिया, यानी अगर हार्ट फेलियर में पेशेंट जा रहा है तो वो ईसीजी से भी पता चल सकता है और इकोकार्डियोग्राफी से भी पता चल सकता है। कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन बाय एन एड्रिनल कॉर्टेक्स इंक्रीजेज द डिस्टल ट्यूबुलर सोडियम रिटेंशन एंड एक्सपेंडिंग द ब्लड वॉल्यूम विच इंक्रीजेज द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। लाजमी बात है जब एल्डोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो सोडियम और वाटर रिटेंशन इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी और उसके नतीजे में हाइपरटेंशन होगी। फ्यूक्रोमोसाइटोमा विच इज़ ए ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला stimulate hypersecretion of epinephrine and norepinephrine which results in increase in total peripheral resistance, क्योंकि ये दोनों जो है वो वेजोकंस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, डिक्रीज रीनल टिश्यू परफ्यूजन, जब लाजिम बात है जब स्टेनोसिस होगा यानी कोई फिजिकल बैरियर है इन रीनल आर्टरी जिसकी वजह से जो है वो ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स किडनी नहीं हो रहा, तो उसके नतीजे में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा, एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा जो फर्दर वेजोकंस्ट्रक्शन करेगा और सोडियम और वाटर रिटेंशन को बढ़ाएगा और उसके नतीजे में ब्लड प्रेशर कॉज होगी। ट्रीटमेंट क्या है सेकेंडरी हाइपरटेंशन का? सेकेंडरी हाइपरटेंशन रिक्वायर ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज। जो अंडरलाइंग कॉज इसमें से हमने जो ये सारी देखी हैं
ये इनमें से कोई कॉज अगर है तो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल सर्जिकल इंटरवेंशन एक्कम्पनीड बाय सप्लीमेंट्री कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंसिव इफेक्ट, यानी फॉर एग्जांपल अगर फ्यूक्रोमोसाइटोमा है तो फिर ये एड्रिनल ग्लैंड रिमूव करना पड़ेगा। अगर कशिंग सिंड्रोम है तो फिर वो जो स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग एड्रिनल ग्लैंड है उनको जो है रिड्यूस करना पड़ेगा, उनकी रिमूवल करनी पड़ेगी कंप्लीट या पार्शल, और फिर उसके बाद ड्रग से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये जो है हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने की। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन हमने देख लिया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द essential hypertension or primary hypertension, which is the most common, or as we have already discussed in the incidences, that the more than 90% cases of hypertension we see of essential hypertension or primary hypertension, और unfortunately इसकी exact cause हमें मालूम नहीं है। If we talk about the clinical evaluation of essential hypertension, clinical evaluation requires thorough history and physical examination followed by careful analysis of common laboratory test results. क्यों करना है ये हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लेबॉर्ट्री टेस्ट? इसके देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स टू रूल आउट अनकॉमन सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, ताकि पहले ये पता कर लें कि कोई सेकेंडरी कॉज तो नहीं है, यानी सेकेंडरी हाइपरटेंशन तो नहीं है। डिटरमिन द प्रेजेंस और एक्सटेंट ऑफ टारगेट ऑर्गन डैमेज, ये पता कर लें कि अब तक ब्लड प्रेशर की वजह से जो मेजर ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है लाइक हार्ट, ब्रेन, किडनी, आई, उनमें कोई डैमेज तो नहीं हो गया है, और अगर हुआ है तो किस एक्सटेंट तक हुआ है। डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ अदर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स इन एडिशन टू हाई ब्लड प्रेशर, कोई और रिस्क फैक्टर तो नहीं है लाइक फॉर एग्जांपल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या जो है वो हिस्ट्री ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, तो इस तरह का कोई इशू तो नहीं है, ये भी चेक कर लिया जाए। क्योंकि अगर हाइपरटेंशन भी है और साथ में ये प्रॉब्लम भी है, कोई और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर भी है, तो फिर ये जो हाइपरटेंशन होगा इट इज़ मोर डेंजरस फॉर दिस पेशेंट। इसके अलावा टू रिड्यूस द मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी थ्रू मल्टीपल स्ट्रेटजीज, ये थोड़ा हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबॉर्ट्री टेस्ट से हम ये भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर पेशेंट की मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी को हम कैसे कम कर सकते हैं, एंड रिड्यूस द ब्लड प्रेशर थ्रू लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन विद और विदाउट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट विद मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये हमारे पास स्ट्रेटजीज होंगी। इफ़ यू टॉक अबाउट द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, व्हाट आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स और द रिस्क फैक्टर्स फॉर हाइपरटेंशन? अब वो डिजीज़ जिनकी कॉज मालूम ना हो उनको हम प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स की बेस पर एवेल्यूएट करते हैं। रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जिसकी एसोसिएशन तो होती है उस डिज़ीज़ के साथ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रिस्क फैक्टर हो तो वो डिज़ीज़ भी वहाँ पर उस पेशेंट को हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ ए रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर, ठीक है, और ऐसा है भी, हमने देखा भी है कि मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ लंग कैंसर अगर हम उनकी हिस्ट्री लें तो उनको जो है वो उनकी सिगरेट स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है। लेकिन तमाम पेशेंट लंग कैंसर के ऐसे नहीं होते कि जिन्होंने सिगरेट स्मोकिंग की हो, तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में होगा। तो इस वजह से, क्योंकि तमाम में नहीं है, इस वजह से कॉज नहीं कहते बल्कि रिस्क फैक्टर या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हम कहते हैं। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन, स्ट्रोक ऑन प्री मैच्योर कार्डिक डिजीज़, अगर फैमिली हिस्ट्री है पेरेंट्स की कि उनको हाइपरटेंशन थी, स्ट्रोक था, प्री मैच्योर कार्डिक डिजीज़ थी। पेशेंट हिस्ट्री ऑफ इंटरमिटेंट एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर, उसके खुद कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। रेशियल प्री डिस्पोजिशन, हाइपरटेंशन इज़ मोर कॉमन इन अफ्रीकन अमेरिकन दैन वाइट पॉपुलेशन। तो अमेरिका में देखा गया है कि जो अफ्रीकन ओरिजिन के हैं, जो अफ्रीका के यानी ब्लैक जो हैं, उनमें हाइपरटेंशन ज़्यादा है कंपेयर टू वाइट पॉपुलेशन। ओबेसिटी, weight reduction has shown to reduce the blood pressure in large population of hypertensive patient who are above 10% of the ideal body weight. above 10% of ideal body weight हो तो उनमें भी वेट रिडक्शन से ब्लड प्रेशर रिडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ओबेसिटी इज़ ऑल्सो ए रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। स्मोकिंग रिजल्टिंग इन वैजोकंस्ट्रिक्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, स्मोकिंग भी वैजोकंस्ट्रिक्शन भी करता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। तो इट इज़ ऑल्सो ए मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। हाई डाइटरी इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स और सोडियम, सैचुरेटेड फैट्स कोई लेता है यानी जिसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हो,
सोडियम इंटेक ज़्यादा हो तो उससे भी हाइपरटेंशन होती है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल यानी वेरी कैजुअल लाइफ स्टाइल, जिसमें इंसान जो होता है वो बहुत ज़्यादा कैजुअल होता है और मूव नहीं करता और एक्सरसाइजेज नहीं करता, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, तो उस वजह से भी ये जो है वो हाइपरटेंशन कॉज होती है। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ ऑल्सो ए रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। हाइपरलिपिडीमिया इज़ ऑल्सो ए रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। तो ये डायबिटीज़ है, हाइपरलिपिडीमिया है, तो भी रिस्क है उस इंडिविजुअल को कि वो हाइपरटेंसिव हो जाए। मेजर रिस्क फैक्टर अकॉर्डिंग टू JNC7 इंक्लूडिंग the smoking, diabetes mellitus, age above 55 for men and above 65 for women. इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड डिसलिपिडीमिया, दे आर द मेजर रिस्क फैक्टर एज पर JNC7 गाइडलाइन। टारगेट ऑर्गन डैमेज, क्लिनिकल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज अकॉर्डिंग टू JNC7 इंक्लूड हार्ट डिजीज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, एंजाइना, प्रायर MI, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक एंड ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स, एंड नेफ्रोपैथी, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ एंड रेटिनोपैथी, जिसको हमने वहाँ पर कंपेलिंग इंडिकेशन भी ड्रग की कहा था कि ये टारगेट ऑर्गन डैमेज जो है वो पॉसिबल हैं अनकंट्रोल हाइपरटेंशन के। फिजिकल फाइंडिंग्स अगर हम इन पेशेंट्स की करें तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, सीरियल ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ रीडिंग्स मोर देन 140/90 और 140/90 mmHg शुड बी ऑब्टेन at least 2 occasion before specific therapy is begun। तो यानी एक आध रीडिंग की बेस पर हम ये नहीं कह सकते किसी को कि उसको हाइपरटेंशन है, बल्कि ये ज़रूरी है कि उसकी सीरियल ब्लड प्रेशर रीडिंग ली जाए एटलीस्ट 2 ओकेजन्स पर बिफोर स्पेसिफिक थेरेपी इज बिगन। अनलेस द इनिशियल ब्लड प्रेशर आर मार्कली एलिवेटेड where systolic is more than 210 mmHg और डायस्टोलिक जो है वो और डायस्टोलिक इज मोर देन 120 mmHg या दोनों हो, और एसोसिएटेड विद टारगेट ऑर्गन डैमेज, यानी हमने देख लिया कोई ऑर्गन डैमेज हो चुका है। तो यानी द पॉइंट इज़ दैट कि अगर 210 से कम है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 120 से कम है तो फिर सीरियल ब्लड प्रेशर रीडिंग 2 डिफरेंट ओकेजन पे लें और फिर ब्लड ड्रग स्टार्ट करें। और अगर पहली दफ़ा आया ब्लड सिस्टोलिक इज़ मोर देन 210 या डायस्टोलिक मोर देन 120 या दोनों हैं, या फिर कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज हो चुका है, जैसे ब्रेन है, जैसे पार्शियल पैरालिसिस हो गया है अटैक की वजह से, पैरालिटिक अटैक हुआ है स्ट्रोक की वजह से, तो वो हो चुका है, तो फिर तो बस इसका मतलब है ड्रग थेरेपी स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ए सिंगल एलिवेटेड रीडिंग इज़ इनसफिशिएंट बेसिस फॉर डायग्नोसिस, यानी कोई एक ब्लड प्रेशर की बढ़ी हुई रीडिंग जो है वो इस डायग्नोसिस के लिए काफ़ी नहीं है। Essential hypertension. Essential hypertension usually does not become clinically evident other than through serial blood pressure elevation until vascular changes affect the heart, brain, kidney और ocular fundi। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि अक्सर व बेशतर एसेंशियल हाइपरटेंशन जो है वो पता ही नहीं चलता, और ये ब्लड प्रेशर की कोई रीडिंग आमतौर पे यूजुअली पेशेंट लेते भी नहीं है, और ये पता कब चलता है कि कोई ना कोई वैस्कुलर चेंजेस हो गई हैं जिसकी वजह से हार्ट पर, ब्रेन पे, किडनी पे या आई पर इफेक्ट आ गया है। एग्जामिनेशन ऑफ ऑक्यूलर फंडाई इज़ वैल्यूएबल, देयर कंडीशन कैन इंडिकेट द ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ हाइपरटेंशन। अगर आई एग्जामिनेशन कर लिया जाए तो उससे पता चल सकता है कि ब्लड प्रेशर वो कब से है और कितनी सीवियरिटी का है। अर्ली स्टेजेस में हाइपरटेंशन के क्या होता है, हार्ड शाइनी डिपॉजिट्स, टाइनी हेमरेजेस एंड एलिवेटेड आर्टेरियल प्रेशर अकर। तो अगर इस तरह से है तो इसका मतलब होगा कि यानी अगर रेटिना पे हार्ड शाइनी डिपॉजिट्स, टाइनी हेमरेज हैं और रेटिनल आर्टरी में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ये अर्ली स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन है। लेट स्टेज की अगर हम बात करें, कॉटन वुल पैचेस, एक्सुडेट्स, रेटिनल एडिमा, पेपिलरी एडिमा कॉज बाय ischemia and papillary insufficiency, hemorrhages and microaneurysm become evident। अगर ये जो है वो विजुअलाइजेशन है रेटिना की कि कॉटन वुल पैच, एक्सुडेट्स, एडिमा हो रहा है आई में और हेमरेज है, माइक्रोएन्यूरिज्म है, तो इसका मतलब है ब्लड प्रेशर को काफ़ी जो है वो अरसा हो चुका है और काफ़ी पहले से ब्लड प्रेशर मौजूद है। अच्छा, फिर उसके बाद दोबारा ये इम्पॉर्टेंट बात की जा रही है कि अनट्रीटेड हाइपरटेंशन इंक्रीजेज द लाइक्लीहुड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ न्यूमरस ऑर्गन प्रॉब्लम।
तो वो ब्लड प्रेशर जो कि अनट्रीटेड हो या अनकंट्रोल्ड हो, तो फिर उससे न्यूमरस ऑर्गन प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, विच इंक्लूड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, रीनल फेलियर यानी पेशेंट किडनी फेलियर में जा सकता है, एक्यूट भी और क्रॉनिक भी, सेरेब्रल हेमरेज एंड इन्फार्क्शन यानी स्ट्रोक, ब्रेन डैमेज और इन ब्रेन सेल्स में इन्फार्क्शन, एंड सीवियर चेंजेस इन द रेटिना ऑफ द आई। और इसके अलावा रेटिना ऑफ द आई जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो आई पर भी इसका बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डेवलप होता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तमाम की तमाम अनकंट्रोल हाइपरटेंशन की। इसके बाद फिर आता है ट्रीटमेंट based upon drugs as well as some pharmacological and non-pharmacological measures, but these treatment options we will discuss in the next lecture. Thank you very much.